राजनीति में कुर्सी से ज्यादा किरदार की पहचान होती है और वक्त के हर इम्तिहान में असली नेता की पहचान होती है। 22 साल की एज में नागपुर के कॉर्पोरेटर, 27 साल में सिटी के सबसे यंग मेयर, 44 साल में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, फिर सिर्फ करीब 80 घंटे की सरकार चली। अपोजिशन की कुर्सी, फॉर्मल चीफ मिनिस्टर होते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद और फिर 2024 में महाराष्ट्र की सत्ता में जबरदस्त कमबैक। जुलाई 2026 में देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के टोटल टेन्योर के मामले में शरद पवार को पीछे छोड़ दिया और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले लीडर बन गए। लेकिन नागपुर की लोकल पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र के पावर सेंटर तक पहुंचने का ये सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। इसमें जीत भी थी, सेटबैक भी थे, कंट्रोवर्सीज भी थी और हर बार वापस लौटने की एक अलग ही पॉलिटिकल एबिलिटी। आज की स्टोरी में जानिए देवेंद्र फडणवीस की पूरी पॉलिटिकल जर्नी। हर न्यूज के पीछे पूरी कहानी आप तक लेकर आते हैं। हर हेडलाइन के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कई साल का स्ट्रगल, डिसीजंस, बदलाव छुपे होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज एंड स्टोरी, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं, उस न्यूज के पीछे की पूरी कहानी आप तक लेकर आते हैं। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ। उनके फादर गंगाधर राव फडणवीस भारतीय जनता संघ और बाद में बीजेपी से जुड़े। वो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे, इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फडणवीस के लिए बचपन से अनजान नहीं था। उनकी अपनी पब्लिक जर्नी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुई। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि AVVP से जुड़े। यहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलाना सीखा, स्पीचेस देना और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स समझना शुरू किया। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, साथ ही बिजनेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई भी की। आगे चलकर डॉक्यूमेंट्स, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स पर उनकी पकड़ उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी। 1992 में देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 22 साल की एज में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुए। यहीं से उनका इलेक्टोरल करियर ऑफिशियली शुरू हुआ। लोकल पॉलिटिक्स में बड़े नेशनल इश्यूज से पहले सड़क, पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और म्युनिसिपल बजट जैसे सवालों का सामना करना पड़ता है। इस स्टेज पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड लेवल से समझा। 1997 में सिर्फ 27 साल की एज में वो नागपुर के मेयर बने। वो नागपुर के सबसे यंग मेयर थे। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वार्ड तक लिमिटेड नहीं थी, उन्हें पूरी सिटी का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट पर काम करना था। नागपुर से शुरू हुआ ये पॉलिटिकल बेस आगे भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रहा था। 1999 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र असेंबली के लिए इलेक्ट हुए, जिसके बाद वो लगातार असेंबली इलेक्शन जीतते रहे। पहले नागपुर वेस्ट और बाद में नागपुर साउथ वेस्ट उनका पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड बना। अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने इरिगेशन, स्टेट बजट, अर्बन डेवलपमेंट और करप्शन के एलिगेशंस जैसे इश्यूज को असेंबली में उठाया। उनकी इमेज एक ऐसे लेजिस्लेटर के रूप में बनी जो सिर्फ स्पीचेस नहीं देता, बल्कि डॉक्यूमेंट्स, फिगर्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के साथ सवाल पूछता है। 2013 में बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया, कि उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नागपुर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना थी। 2014 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। 2014 में महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी और शिवसेना का पुराना अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर टूट गया। दोनों पार्टीज ने अलग अलग इलेक्शंस लड़े। बीजेपी 122 सीट्स के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। चीफ मिनिस्टर के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम चुना गया। 31 अक्टूबर 2014 को 34 साल की एज में उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वो महाराष्ट्र के दूसरे सबसे यंग चीफ मिनिस्टर और स्टेट के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने। बाद में शिवसेना भी गवर्नमेंट में शामिल हुई। दोनों पार्टीज के बीच टेंशन के बावजूद फडणवीस गवर्नमेंट ने पूरे 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया। महाराष्ट्र की कोएलिशन पॉलिटिक्स में ये एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी। फडणवीस के पहले टेन्योर का सबसे बड़ा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके नाम के साथ सबसे ज्यादा जोड़े जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग। इस प्रोजेक्ट का एम था मुंबई और नागपुर के बीच का ट्रैवल टाइम कम करना, विदर्भ और मराठवाड़ा को बेटर कनेक्टिविटी देना और इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। उनके टेन्योर में नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो के एक्सपांशन को भी मोमेंटम मिला। वाटर कंजर्वेशन के लिए जलयुक्त शिविर अभियान लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने इसे ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज के लिए मेजर प्रोग्राम बताया, लेकिन अपोजिशन और ऑडिट ऑब्जर्वेशन ने इसके एक्सपेंडिचर और एक्चुअल इम्पैक्ट पर सवाल उठाया। मराठा रिजर्वेशन मूवमेंट भी उनकी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का लॉ पास किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ सोशल और लीगल चैलेंजेस भी उनके टेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने। 2019 का असेंबली इलेक्शन
बीजेपी और शिवसेना ने अलायंस में लड़ा, लेकिन चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेकर दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। शिवसेना का कहना था कि 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर एग्रीमेंट हुआ था, बीजेपी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, अलायंस टूट गया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गवर्नमेंट बनाने की बातचीत शुरू कर दी। फिर 23 नवंबर 2019 की सुबह महाराष्ट्र ने अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा। देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर और अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली, लेकिन शरद पवार ने कहा कि ये एनसीपी का ऑफिशियल डिसीजन नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फ्लोर टेस्ट के ऑर्डर हुए, अजित पवार ने रेजिग्नेशन दे दिया और मेजॉरिटी ना होने के कारण देवेंद्र फडणवीस को रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये गवर्नमेंट करीब 80 घंटे ही चल सकी। ये उनके करियर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल सेटबैक था। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने और देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन में फडणवीस ने लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन एलिगेशन, कोविड मैनेजमेंट और मिनिस्टर्स से जुड़े मैटर्स को चैलेंज किया। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई एमएलएस के साथ अपनी एक पार्टी बनाई। उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। सबको लग रहा था कि फडणवीस दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। फडणवीस ने पहले गवर्नमेंट से बाहर रहने की बात की, लेकिन बीजेपी लीडरशिप के डिसीजन के बाद उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। एक फॉर्मल चीफ मिनिस्टर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पॉलिटिकली सरप्राइजिंग था। क्रिटिक्स ने इसे डिमोशन कहा, सपोर्टर्स ने इसे पार्टी डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल बताया। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहा। फडणवीस ने रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना पद छोड़ने की बात कही, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस हुआ। इस बार पिक्चर कंप्लीटली बदल गई। बीजेपी ने अकेले ही 123 सीट्स जीती। कैंपेन स्ट्रेटेजी, अलायंसेस, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन में फडणवीस की भूमिका को इम्पोर्टेंट माना गया। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। 2019 के सेटबैक के बाद ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक था। महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट जुलाई 2026 में भी उन्हें स्टेट के करंट चीफ मिनिस्टर के रूप में लिस्ट करती है। जुलाई 2026 में देवेंद्र फडणवीस ने एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया। चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके अलग अलग टेन्योर से जुड़े होने के बाद उनके टोटल टेन्योर शरद पवार से ज्यादा हो गए, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के तीसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर और लीडर बने। उनसे आगे बस अब वसंतराव नायक और विलासराव देशमुख है। शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के पावरफुल और एक्सपीरियंस लीडर को टेन्योर में क्रॉस करना। फडणवीस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी पकड़ मानी जाती है। एबीवीपी से लेकर म्युनिसिपल पॉलिटिक्स, स्टेट बीजेपी लीडरशिप तक उन्होंने पॉलिटिक्स को ग्राउंड लेवल से समझा। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का भी ट्रस्ट उनकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना रहा, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जर्नी कंट्रोवर्सी से अलग नहीं रही। 2019 में 80 आवर्स गवर्नमेंट पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। अपोजिशन उन्हें शिवसेना और एनसीपी के स्प्लिट का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मानती है। उन पर गवर्नमेंट एजेंसीज के पॉलिटिकल यूज के एलिगेशंस भी लगते रहे हैं। बीजेपी इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करती है। सपोर्टर्स उन्हें डेवलपमेंट फोकस्ड एंड रिजल्ट ड्रिवन लीडर भी बताते हैं। क्रिटिक्स उन्हें एग्रेसिव पावर पॉलिटिक्स और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस का सफर नागपुर के एक यंग कॉर्पोरेटर से शुरू हुआ। मेयर, एमएलए, महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सिर्फ 80 आवर्स की गवर्नमेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर। उनकी जर्नी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सेटबैक के बाद कमबैक की कहानी है। लेकिन किसी भी लीडर की लीगेसी सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि वो कितने दिन कुर्सी पर रहे। लीगेसी इस बात से डिसाइड होती है कि उनके डिसीजन से आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया, महाराष्ट्र में कितने जॉब्स क्रिएट हुए, फार्मर्स और यूथ के प्रॉब्लम्स कितने सॉल्व हुए, नागपुर और विदर्भ को कितने बेनिफिट्स मिले और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आम लोगों को कितने काम आए। सपोर्टर्स के लिए देवेंद्र फडणवीस डेवलपमेंट और स्टेबल गवर्नेंस का फेस है। क्रिटिक्स के लिए महाराष्ट्र का एग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और सिंबल है। लेकिन
एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट, एक बात को इग्नोर करना मुश्किल है। नागपुर के एक 22 साल के कॉरपोरेटर ने महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पावर सेंटर में अपनी परमानेंट जगह बना ली है। राजनीति में कुर्सी से ज्यादा किरदार की पहचान होती है और वक्त के हर इम्तिहान में असली नेता की पहचान होती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड स्टोरीज।